आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप नॉच फिज़िक्स के एमसीक्यूज़। जितने भी क्लास 10th में फ़िज़िक्स के चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं बेसिकली, तो उनके हम जो भी बेस्ट एमसीक्यूज़ है जो भी पेपर में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज़ सारे के सारे करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। ठीक है, 70 से 100 क्वेश्चन के बीच में कराऊंगा, उसमें से ही आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे पीवाईक्यू कराऊंगा और एफवाईक्यूज़ कराऊंगा। एफवाईक्यूज़ क्या होते हैं? फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हमने ही बनाई है फुल फॉर्म, जो फ्यूचर में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आगे के एमसीक्यूज़ में काम आएंगे। तो देखो, पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई के सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, करंट चैप्टर के सारे एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यही 4 चैप्टर हैं जो क्लास 10th में फिजिक्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, चलो। अब एक कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन का। ठीक है, साइन कन्वेंशन लाइट चैप्टर में, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो आपको बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर हम लाइट की डायरेक्शन में जाते हैं, इफ़ वी गो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइट, तो साइन हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे लाइट इस तरफ है और हम भी इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। अगर लाइट इस तरफ जा रही है और मैं इस तरफ जा रहा हूँ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो साइन कैसा आता है? हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है ना, बस ये अगर आपको बेसिक ये चीज़ पता है तो आप साइन कन्वेंशन इजीली कर पाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया, जैसे मान लो एक कॉनकेव मिरर है आपके पास। ठीक है, या कोई भी मिरर है, तो आपको जब भी साइन को जज करना है कि क्या साइन आएगा उस क्वांटिटी के आगे, पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी, तो कैसे सोचना है? आपको सोचना है कि आप यहाँ पे खड़े हो पोल पे। ठीक है, और आपको पता ही ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं होता है, ये तो फिक्स है, लाइट हमेशा यहीं से निकलेगी इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ ऐसे, यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव आएगा वैसे, तो इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, इसको काट लेना, ये कटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ तो साइन कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। और लाइट की ही डायरेक्शन में जाता हूँ तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और ऊपर की तरफ जितनी भी इमेजेस बनेंगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और नीचे की तरफ जो भी चीज़ें बनेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। बेसिकली ये ना एक नंबर लाइन की तरह, जैसे नंबर लाइन में भी ऐसा ही होता है ना। नंबर लाइन कैसी होती है? नंबर लाइन में ये 0 होता है, इस तरफ सारी वैल्यूज पॉजिटिव, इस तरफ सारी नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो वही सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, ये पोल होता है जहाँ पर ये बच्चा खड़ा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मैं पोल से मेजर करूंगा। आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो आपको यहीं पे खड़े होकर मेजर करना है। ठीक है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो मेरे को इस तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन लाइट तो बेटा इस डायरेक्शन में और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि ओमे जो यू होता है हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ही रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बाकी तो फिर इमेज पे डिपेंड करता है कि इमेज किस तरफ बनती है। ठीक है, अगर इमेज इस तरफ बनती है, इसी साइड में बनती है, तो वी भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इमेज इस तरफ बन जाए तो वी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक ही केस में वी वाली इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में। एक ही केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है। ठीक है, वो कौन सा केस है वो हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम एक बार साइन कन्वेंशंस को डीपली पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो स्लाइड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखना। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर में, जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसके अंदर ये 3 चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आर भी नेगेटिव यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ यानी कि फोकस, और पी यानी कि पावर। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या होती हैं? नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव लेंस में भी तीनों चीज़ नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन बस एक फ़र्क है इन दोनों में, क्या है? देखो, जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग नेचर का है, लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर का है। कन्वर्जिंग यानी कि ये लाइट को एक जगह फोकस करता है, और ये क्या करता है? लाइट को फैलाता है, यानी कि डाइवर्ज करता है। ठीक है, देखो इमेजेस भी बना रखी है मैंने साइड में। ये लेंस है, सॉरी ये मिरर है, और ये इसको फोकस कर रहा है। ये लेंस है, ये लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है,
कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इसमें भी पॉजिटिव रहेंगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो कॉनकेव में सब नेगेटिव, लेंस हो चाहे मिरर हो सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहता है चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ठीक है। लेकिन बस एक जगह फ़र्क आता है, कहाँ पर, अगर कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ तो वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, लेकिन अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ तो वो डाइवर्जिंग नेचर का होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ तो हमेशा डाइवर्जिंग नेचर का होता है, मिरर है ना तो ये लाइट को हमेशा फैलाता है, डाइवर्ज करता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें लाइट ऐसे फैलती है, लेकिन जब आप इसे पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये फोकस पे जाके मिलती है, ठीक है। तो बस आपको कितनी बात याद रखनी है, कॉनकेव में हर चीज़ नेगेटिव, कॉन्वेक्स में हर चीज़ पॉजिटिव, फ़र्क बस यहाँ पर है जो आपको याद रखना है, जिसके लिए मैंने डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है। अगर डायग्राम से समझ के करना है समझ के कर लो, वरना रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी डी डी सी सिंपल है, सी डी डी सी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, सिंपल है, क्या दिक्कत है। चलो अब वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर के भी डायग्राम है, ठीक है, ऐसे लेंस के भी हैं, तो वो मैंने करवाए हुए हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। अभी हमारा इस वीडियो में मोटिव कंसेप्ट को डिस्कस करना नहीं है, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए मैं पूरा यहाँ चैप्टर पढ़ाने नहीं आया हूँ। कॉनकेव मिरर, इसके आपको पता है 6 डायग्राम बनते हैं, ठीक है। तो इस तरफ सारी की सारी है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस तरफ है सारी की सारी क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूँ, इमेज एफ पे बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता जाऊँगा पोल के, वैसे वैसे जो इमेज है वो दूर चली जाएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे इमेज दूर जाती जाएगी। देखो इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे इमेज बनी, सी से पहले रखा तो सी और एफ के बीच में बनी, सी पे रखा तो सी पर ही इमेज बनी। तो इसीलिए ये वाला जो केस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जहाँ पर मेरे को जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम मिलता है। तो ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सी पर ही क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, और सी पर ही आपको क्या मिल गई, इमेज मिल गई, ठीक है। फोर्थ केस, अगर मैं सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो मेरे को जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के बाद मिलेगी। अगर मैं फोकस पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को तो इमेज मेरे को इन्फिनिटी पे मिलेगी, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखता हूँ तो इमेज कहाँ मिलेगी, मेरे को पोल के पीछे मिलेगी, यानी कि मिरर के उस साइड मिलेगी। और यही एक ऐसा केस है जिसमें जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। वो कौन सा केस है, सिक्स्थ केस है, छठा केस है, जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखता हूँ। वहाँ पर जो इमेज है वो मिरर के दूसरी साइड बनती है, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। एक तो सिक्स केस इंपॉर्टेंट है और एक थर्ड वाला केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो इमेज है वो सेम साइज़ की बनती है जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सेंटर पर ही बनती है इमेज भी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बन जाएगी और सेम साइज़ की बनेगी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने वही जो ऊपर समझाया टेबल उसके डायग्राम्स हैं, ठीक है। 6 केस थे ना, तो ये रहा छठा केस, देखो अगर ध्यान से दिख रहा है तो ये रहा छठा केस। इसमें जो इमेज है वो मिरर के इस तरफ बन रही है, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। बाकी सब केसेस में इमेज जो इधर ही बन रही है, ठीक है। ये रहा थर्ड केस, देखो सेम साइज़ की बन रही है, ठीक है, देख लेना इसको। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन, द पावर ऑफ द लेंस इज -4 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। कह रहा है कि लेंस कैसा है, अगर जो पावर है वो ये है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ पावर, आपको ये नहीं देखना कि भाई क्या नंबर लिखा है, बस आपको साइन देखना है। नेगेटिव है, नेगेटिव कौन सा होता है बताओ, कॉनकेव होता है भाई, सिंपल है। अभी पढ़ा है ना साइन कन्वेंशन में कि नेगेटिव सिर्फ कॉनकेव के केस में ही है, ठीक है। तो कॉनकेव वाला नेगेटिव, अगर पावर मान लो मैं ऐसे दे देता +5 डायोप्टर, तो कैसा लेंस होता, तो होता कॉन्वेक्स, सिंपल है। प्लस है तो कॉन्वेक्स और माइनस है तो नेगेटिव साइन का है तो कॉनकेव। इजी था ये तो। ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे इक्वल टू। देखो क्या कहना चाह रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और जो लाइट है ना वो ऐसे जाके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ऐसे गई। तो आपको एक रूल पता है ना, अगर लाइट की जो रे है वो सेंटर से जाती है तो सेंटर से रिफ्लेक्ट हो जाती है,
ये तो आपको पता ही है। चलो ठीक है, अब आप मेरी एक बात सुनना। क्या सुनना? एक बात सुनना छोटी सी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, तो मैं ऐसे नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल बनाते हैं तभी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता पाते हैं। नहीं समझे बात? देखो, जैसे मान लो कि बेटा ये मिरर है, यहाँ पे लाइट ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो मैं एंगल कैसे बताता हूँ? यहाँ पे एक नॉर्मल बनाता हूँ ना, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही सेम चीज़ है, इसमें तो नॉर्मल यहीं बनेगा इसी डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री का। नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में, रे जो रिफ्लेक्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो गई, तो एंगल कितने का है? 0 डिग्री का है। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन, 0 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ पर करेक्शन कर लेना, एक जगह करेक्शन है। यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं कि कौन सा एंगल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। यहाँ बीच में अल्फा आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में अल्फा आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस more than twice of the focal length from a concave mirror, the distance image formed will be। देखो क्या कह रहा है, वही वाला केस है जो थर्ड केस बताया था ना मैंने, वही बोल रहा है ये कह रहा है कि भाई एक कॉनकेव मिरर है, इसमें मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस से दुगनी दूरी पर रखा। तो फोकस की दुगनी दूरी मतलब कि सेंटर पे ही तो रखा है, कहने का मतलब यही है। बस वो तुम्हें घुमा रहा है, कह रहा है तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी? तो बेटा इमेज सेंटर पे ही तो बनेगी, यानी कि कहाँ बनेगी? बनेगी 2f पे। बस द ऑब्जेक्ट इज केप्ट मोर देन द ट्वाइस। अच्छा, मोर देन लिखा है इसने, ठीक है ठीक है ठीक है, मोर देन लिखा है ना। अगर इक्वल टू लिखा होता तो यही बनती, इसने बोला मोर देन, यानी कि यहाँ रखा है, इससे पीछे रखा है, बियॉन्ड सी रखा है। अगर बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? बताओ भाई, बियॉन्ड सी वाला केस मैंने आपको पढ़ाया ना, बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनती है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो है ना, बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, यानी कि मोर देन 2f। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ वाला कौन सा है? सी ऑप्शन, बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि 2f का मतलब ही सी होता है ना। सी क्या है? सी है ट्वाइस ऑफ एफ, बस। तो सी ऑप्शन सही है हमारे पास, समझ गए? नहीं समझे क्या? ये कह रहा है मोर देन द ट्वाइस, यानी कि ये सेंटर है, ये फोकस है, मोर देन 2f, ये 2f इसी को ही कहते हैं। तो इससे ज़्यादा दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखूँगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में ही बनती है इमेज हमेशा। ये केसेस याद होने चाहिए बस। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, मेरे को लग रहा है यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, या कॉनकेव आएगा। पहली बात तो कॉनकेव क्यों आएगा? क्योंकि कॉन्वेक्स में तो कभी रियल इमेज बनती नहीं है ना, वर्चुअली बनती है। ठीक है, तो कॉनकेव का ही है, यहाँ पे कॉनकेव है। कह रहा है कि बताओ ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ पर रखना चाहिए कि मुझे जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर मिले। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं सेंटर पर ही ऑब्जेक्ट को रख दूँ तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती है और सेम साइज़ की बनती है। तो यानी कि 2f पे रखना पड़ेगा। ऑप्शन बी ठीक है, 2f, सिंपल। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे को लग रहा है, आई थिंक, है ना। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमको पता ही है, क्या है बताओ? इसका आंसर है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। देखो ये वर्ड्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे बस कॉनकेव कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से दिए हैं ऑप्शंस। देखो ऑप्शंस में फ़र्क है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिए हैं तो बच्चा समझ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिए, लिख कर दिए, वर्ड्स में दिए, वर्ड्स में देख रहे हो। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के दुगना, यानी कि सेंटर पर ही बनेगी इमेज, अगर सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखें तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो यार हमको पता ही है कॉनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा केस है जहाँ पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वो कौन सा केस है? छठा केस है। छठे केस में कहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को? बिटवीन
P&F, पोल और फोकस के बीच में जब आप रखते हो तो इमेज मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में कौन सा ऑप्शन है? पोल और फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन, यही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं एलिमिनेट। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो। व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? बताओ। देखो, मान लो ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है। जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, एक मीडियम रेयर होगा और एक डेंसर होगा, तो क्या होगा? लाइट बेंड होती है, आपको पता है, तो लाइट ऐसे मुड़ जाएगी। जब लाइट बेंड होती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा फिनोमिना है? इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है। या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, और स्पीड भी चेंज होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑलवेज चेंज इन इट स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, हाँ यही होता है भाई, तो पहला ऑप्शन ही ठीक है, बात खत्म। ये कह रहा है नो चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, ये तो गलत ही हो गया। कह रहा है चेंज इन स्पीड बट नो चेंज इन डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं होता, डायरेक्शन तो होती है चेंज। कह रहा है चेंज इन डायरेक्शन बट कॉन्स्टेंट स्पीड, ऐसा भी नहीं होता, स्पीड पे भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर लाइट अगर तेल में से जाएगी तो थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? वाटर, भाई वाटर से लेंस बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है बताने कौन किससे नहीं बना सकते, तो इससे तो बना सकते हैं, ग्लास से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। किससे नहीं बना सकते? क्ले से नहीं बना सकते, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, क्ले से आप लेंस नहीं बना सकते। तो आपको वही बताना था कि कौन से आप लेंस नहीं बना सकते, कौन से मटेरियल से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है व्हेन अ पर्सन इज मायोपिक ही और शी कैन क्लियरली सी। कह रहा है मायोपिया अगर किसी आदमी को है, किसी पर्सन को है, तो वो कहाँ का जो विजन है उसका क्लियर होता है? पास का विजन क्लियर होता है, दूर का विजन क्लियर होता है? तो मैं आपको बता दूं, मायोपिया में पास का साफ दिखता है, दूर का धुंधला दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि पास का तो सही दिखेगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखेगा। तो पास का साफ दिखता है, यही पूछ रहा था, कहाँ का साफ दिखता है? पास का, तो ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन सही है। चलो, द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। कह रहा है जो मायोपिया है, ठीक है, वो कैसे ठीक हो सकता है, उसको कौन से लेंस से करेक्ट कर सकते हैं? तो कॉनकेव से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना बेटा, देखो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है एक बार और तुम्हें कि मायोपिया को करेक्ट करते हैं कॉनकेव लेंस से, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। और अगर किसी को दोनों हो तो उसको प्रेसबायोपिया कहते हैं, और उसको हम ठीक करते हैं बायफोकल लेंस से, जिसके अंदर आधे आधे दोनों होते हैं, कॉनकेव भी आधा होता है और कॉन्वेक्स भी आधा होता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट? कह रहा है जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो स्काई में थोड़ी रेडिशनेस सी आती है ना, तो कौन से फिनोमिना की वजह से आती है? डिस्पर्जन होता है इसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से? तो देखो भाई, रिफ्लेक्शन का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, रिफ्लेक्शन से तो क्या मतलब है? TIR भी नहीं होता, डिस्पर्जन भी नहीं होता, लाइट टूटती थोड़ी है। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन होता है लाइट का ब्रेक डाउन होना 7 कलर में। अगर 7 कलर में ब्रेक डाउन होता तो सातों कलर दिखने चाहिए ना, तो नहीं होता। ये फिनोमिना होता है रेनबो में, ठीक है। स्कैटरिंग इसका सही उत्तर है, तो बी ऑप्शन सही है। स्कैटरिंग होता है लाइट का भटकना, ठीक है। इधर उधर जब लाइट स्कैटर करती है तो जो हमें कलर अपीयर होता है वो रेडिश अपीयर होता है सनसेट और सनराइज के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी छाती के ऊपर ये रहा, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है जो फोकल लेंथ हमारी आइस में चेंज होती है, अडेप्ट कर लेती है हमारी जो आइस है फोकल लेंथ को अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है? तो प्यूपिल नहीं, रेटिना नहीं, आइरिस नहीं, सिलरी मसल्स। जो सिलरी मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स क्या होती हैं? आपकी आइस में जो रेडिश पार्ट होता है, साइड में मसल्स होती हैं ना, जो लाल वाला पार्ट होता है, रेड वाला, वो सिलरी मसल्स होती हैं। उसकी वजह से ही आपकी आइस में जो फोकल लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ये रहा भाई, देखो आई का डायग्राम है, देख लेना, ठीक है। आइरिस, पीपल, कॉर्निया, लेंस, ये सब क्या है? तो आपको पता ही है कि रेटिना पर इमेज बनती है, पीछे वाला होता है रेटिना, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये रेटिना होता है, इधर इमेज बनती है, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। यहाँ पर ये रही सिलरी मसल्स,
इसकी वजह से ही जो है फोकल लेंथ बढ़ती है, कम होती है। ये रहा क्वेश्चन। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कह रहा है कि ह्यूमन आई पे जो इमेज है वो कहाँ बनती है, तो बेटा वो बनती है कहाँ बताओ, रेटिना पे, बताया ना अभी। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, तो लीस्ट डिस्टेंस बताना है, ठीक है, आईज का, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। पास से पास वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है जो हम साफ देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है एल टी हमारी आइज के लिए, 25 सेंटीमीटर। और फार फार डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ आई, दिस इज ड्यू टू। भाई प्रेस बायोपिया से तो नहीं होता, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि ये बीमारी है। नियर साइटेडनेस भी बीमारी है, फार साइटेडनेस भी बीमारी है, तो बीमारियों से थोड़ी भाई फोकल लेंथ चेंज होगी। ऑप्शन बी ही बचा। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो दिमाग लगाकर थोड़ा सा, कि भाई 3 तो इसमें बीमारियाँ ही हैं, खूबी थोड़ी है। ये तो खूबी बता रहा है ना, कि हमारी आइज़ की एक ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से हमारी आइज़ ऑब्जेक्ट को देखने के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ बदल लेती है ना। तो किसकी वजह से होता है, पावर एकोमोडेशन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है अभी आगे, जैसे ही ये ब्लैक स्लाइड वाइट में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना अप हो चुका है कि वो तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। वो पेपर में आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें PYQs भी करा रहा हूँ, FYQs भी करा रहा हूँ, ठीक है। ये करके नहीं जाओगे ना तो जब पेपर में बैठोगे तो रूह कांप जाएगी बेटा तुम्हारी। कर लेना इसीलिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो देखो, द कलर डेट इज स्कैटर्ड लीस्ट। कह रहा है ऐसा कौन सा कलर है जो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, तो बेटा वो रेड कलर है। अभी कैसे आया, अभी किसी बच्चों को पता ही नहीं होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को। तो देखो कैसे आता है ये, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ यहाँ पे। बेटा आपको पता है कि जो डेल होता है वो 1/λ होता है, यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है, और अगर किसी भी कलर की वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है। इन्वर्सली का मतलब यही होता है ना, कि अगर इसे बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा और इसको घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा। तो वही तो मतलब है, वही तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो देखो रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, आपको पता है ना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ढंग से लिखते हैं, रेड, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा ना। इसका मतलब वो लीस्ट स्कैटर्ड होगी। एंगल ऑफ डेविएशन कम होने का मतलब क्या है, कि वो लाइट जो है कम डेविएट होगी, यानी कि कम स्कैटर्ड होगी। तो लीस्ट स्कैटर्ड कौन सी लाइट होती है, रेड होती है, ठीक है ना। तो ये लीस्ट स्कैटर्ड होती है। मोस्ट स्कैटर्ड लाइट कौन सी है, तो वॉयलेट या ब्लू, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा। कैसे, इस रिलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मोस्ट स्कैटर्ड कलर। सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड यही कलर होता है हमारे स्काई में, इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि ब्लू ही कलर एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, ठीक है। और जो लाल यानी कि रेड कलर है वो कम स्कैटर्ड होता है। रिलेशन बता दिए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसीलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाता है। और जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है इसीलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा हो जाता है, विच मेक इट स्कैटर्ड मोर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वाइस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, शेप पे, थिकनेस पे, या नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो रेजिस्टिविटी रो होती है। मैंने आपको बताया है कि ये ना ही तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही तो एरिया पे, ना ही तो थिकनेस पे, ना ही तो शेप पे, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन कट ही गए, बचा क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। सिर्फ ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती, इसीलिए एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रट लेना, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डजंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। कह रहा है इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला है क्या, तभी तो बता पाओगे कौन सा नहीं है। तो P इज इक्वल्स टू वी आई एक पावर का फॉर्मूला है, V²/R भी पावर का फॉर्मूला है, और I² × R भी पावर का फॉर्मूला है। तो देख लो, अब बता दो कौन सा नहीं है। ये तो है,
आई वी स्क्वायर बटे आर ये भी है, आई स्क्वायर आर भी है, तो कौन सा नहीं है? यही नहीं है, तो यही सही ऑप्शन है बी। भाई यहाँ पे आई स्क्वायर बटे आर है, आई स्क्वायर बटे आर थोड़ी होता है, इनटू में होता है आर, देखो इनटू में है, बटे में तो यहाँ पर होता है, बटे में इस जगह पर है, इस जगह तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसने बटे में कर रखा है, तो ये नहीं है, तो बी ऑप्शन ही सही है। अ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द मेटेलिक कंडक्टर इज। कह रहे एक कंडक्टर है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है जो मेटेलिक कंडक्टर है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? नहीं भाई, वो न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तभी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सिंपल। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आर, इफ़ इट्स लेंथ इज डबल देन द न्यू रेजिस्टेंस इज, तो न्यू रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात समझना, मेरा तरीका देखना और अपना तरीका देखना, ठीक है। देखो बेटा, मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, आपको पता है ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है। तो अगर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस की लेंथ को डबल कर दूँ तो रेजिस्टेंस भी बेटा कितना हो जाएगा? डबल नहीं हो जाएगा? क्यों? अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है, आप समझो इस बात को। देखो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा उतना उतना ये भी बढ़ेगा, जितना जितना मैं इसको कम करूंगा उतना उतना ये कम भी होगा, बात समझे? तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं इसको दुगना कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? दुगना नहीं हो जाएगा? तो आपको इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बच्चे इसमें बहुत फॉर्मूले लगाते हैं, फिर वो आंसर आता है तब वो आंसर मार्क करते हैं। तो बेटा आप ये MCQs हैं, यहाँ पर भी इतना टाइम ख़राब करोगे क्या? तेज़ी में करना है तो कैसे कर पाओगे जब आपने पदम सर की क्लासेस देखी होंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, दोबारा बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, तो लेंथ को जितना बढ़ाऊंगा उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसने लेंथ को कितना किया? डबल किया है, यानी कि 2 टाइम्स किया है, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2R हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी, खत्म। देखो अच्छा क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ द ग्राफ, चलो छोड़ो, देखो मैं बता ही देता हूँ। कह रहा है जो VI ग्राफ होता है ये कैसा होता है? ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, आपको पता है ना। और जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको R भी बोलते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, स्लोप भी कहते हैं इसको। और जो स्लोप होता है वो हमेशा यहाँ से मेजर होता है, थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही पूछ रहा था, कह रहा है कि VI जो ग्राफ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है? नहीं। सर्कल होता है? नहीं। स्ट्रेट लाइन होता है? हाँ। बस हो गया। वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, तो वर्क डन पूछ रहा है बेटा आपसे। देखो आपको पता है W क्या होता है? W निकालने के लिए आपको V पता होना चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q, तो W क्या हो जाएगा? V/Q। तो V की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। चार्ज भी दे रखा है इन्होंने 1 कूलम, यानी कि 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 10 जूल ही तो आ गया, 10 जूल आंसर है इसका, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस हो जाएगा। द पीस ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal part. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash. वाह क्या क्वेश्चन है, देखो कितने आसान तरीके से करूँगा, और मेरा तरीका देखना और अपना तरीका देखना, ठीक है। कह रहा है कि बेटा एक तार है, समझना, कह रहा है एक तार है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है इसको मैंने 5 भागों में काट दिया, 1 2 3 4, और 5 में तो कट ही गया ना, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है R है, तो बेटा अब मैं R क्यों मानूँ? मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना, मेरे को तो MCQ सॉल्व करना है। R यानी कि कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने सबसे इजी कैलकुलेशन मान ली, एक 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 और एक, मैंने सबका रेजिस्टेंस कितना मान लिया? इन 5 पार्ट्स का एक 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 ओम मान लिया। तो पूरी तार का कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? पूरी तार का तो बेटा 5 ओम हो जाएगा ना, तभी तो मैंने जब 5 हिस्से किए तभी तो एक एक ओम सबके हिस्से में आया, ठीक है। अब कह रहा है कि दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो ये 5 तारे हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, इनको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में, एक 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 ओम की तार हो, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ? तो कैसे निकालूंगा? 1/RP, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 5 ही आ गया। लेकिन
इसको उल्टा भी करना होता है तो आर पी कितना आ जाएगा, आर पी आ जाएगा 1/5, 1/5 हो। कह रहा है लेकिन ये जो आर पी है ना, इसको इन्होंने आर पी नहीं बोला, इन्होंने इसको आर डैश बोला, तो ये आर डैश हो गया, ठीक है बस। और ये जो था हमारा आर था, टोटल रेजिस्टेंस, ये तो हमने माना था। तो इसका रेशियो बताना है बस आपको, आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश। तो आर कितना था, 5 था, और आर डैश कितना है, 1/5। जब 1/5 करेंगे तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो जब ये 5 ऊपर चले जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर क्या है बताओ, 25। तो आपने मेरा तरीका देखा, तरीके पे फोकस करो। इसको मैं फॉर्मूले से भी कर सकता था, मैं इसको आर मान के भी कर सकता था, लेकिन आर मान के कोई फ़ायदा नहीं है, आर मान के गड़बड़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा कोई भी वैल्यू मान लो, अपने मन से कोई भी वैल्यू मान सकते हो। तो 5 भागों में बांटना था तो मैंने 5 ही मान लिया, 5 आसान था, ठीक है। तो 5 गुणा 5 हो गया, आसान हो गया। पूरे को मैंने 5 माना था तो आर की वैल्यू 5 हो गई, और आर डैश मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला, इनको पैरेलल में करना था, पैरेलल में ऐड कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। तो अब ये तेज़ी में हो जाता है। तेज़ी में कैसे करते हैं आप, क्विक में देखो, स्पीड में करना होता तो मैं स्पीड में कैसे करता, स्पीड में मैं ऐसे करता बेटा। तो आर की वैल्यू तो 5 हो गई, ठीक है ना, मेरे को ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो गई 5, मेरे को ये निकालना है बस। तो ये मैं कैसे निकालता, ये मैं निकाल लेता 1/r डैश, तो ये तो 5 ही आ जाता डायरेक्ट, ठीक है। इसको उल्टा कर देता तो ये 1/5 आ जाता, इसकी वैल्यू यहाँ रखता 1/5, ये 5 उठ के ऊपर पहुँच जाता। आंसर कितना आ जाता बताओ, 25, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। वाह क्या क्वेश्चन है, देखो इसमें भी बच्चे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा, ठीक है। यही 2 तरीके आपको सीखने हैं मेरे से। बेटा सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, आता तो सबको होगा, लेकिन कम समय में कैसे कर पा रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। देखो कह रहे कि 220 वोल्ट है, मेरी बात समझना, 220 वोल्ट है तो पावर कितनी यूज़ हो रही है, 100 वॉट। एक बल्ब है, उसकी पावर कितनी है, 100 वॉट है। कब, जब वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। कह रहे कि अगर मैं वोल्टेज को आधा कर दूं, मैं अगर वोल्टेज को आधा कर दूं तो पावर कितनी हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देंगे 50। कैसे कि भाई 220 पे 100 वॉट लग रहा था, तो 110 पे कितना लगेगा, 50। 50 कैसे आया, आधा। जब आप 220 को 2 से डिवाइड करोगे तो 110 आएगा। तो बच्चे इसको भी आधा कर देते हैं 50, जबकि ये गलत है, जबकि ये बात गलत है। कैसे, सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, जो पावर है वो वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। कैसे, अब आप बोलोगे भैया कैसे, ये कैसे कर दिया आपने। मेरे को एक बात बताओ, पावर का एक फॉर्मूला होता है ना, V²/R, है ना। यहाँ से इक्वल टू हटा दो, 1 मिनट, ये लो। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को, इसको कांस्टेंट कर दूँ, तो जो पावर है वो डिपेंड करेगी किस पे, V² पे, यानी कि वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस का करा था ना, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था लेंथ पे, तो जैसे जितना ये बढ़ा है उतना ही ये बढ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है, देखो डायरेक्टली तो डिपेंड कर रहा है, मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, ठीक है, स्क्वायर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाता तो पावर कितनी बढ़ती, पावर बढ़ती 2 के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो पावर 4 गुना बढ़ती। रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था, इसको दुगना करा तो ये दुगना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं थी ना, डिग्री सेम थी, यहाँ पे 1 थी डिग्री, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं इसको दुगना बढ़ाऊँ तो ये दुगने के स्क्वायर से बढ़ेगा। बात आ रही है समझ में, नहीं आई, देखो दोबारा समझाते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पावर डिपेंड कर रही है V² पे, ठीक है। अब इसने क्या करा, कह रहा है 220 वोल्टेज पे जो पावर है वो 100 वॉट है, तो कह रहा है 110 वॉट पे कितनी होगी, कितनी होगी ये पूछा है। तो मैंने वोल्टेज कितनी कर दी, आधी कर दी ना, आधी कर दी, हाफ। अगर बेटा मैंने इसको आधा कर दिया वोल्टेज को, तो पावर भी तो आधे के स्क्वायर से ही आधी होगी, तो हाफ के स्क्वायर से आधी होगी, तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4, यानी कि इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 से इसको काटूंगा तो आंसर कितना आएगा, 25। तो पावर कितनी हो जाएगी, 25 वॉट। नहीं समझे बेटे,
इतना तो समझ में आ गया ना कि वोल्टेज आधी हुई है। अगर वोल्टेज आधी हुई है तो पावर भी तो इसी हिसाब से आधी होगी, लेकिन उसके स्क्वायर से आधी होगी, यानी कि 1/4। और 1/4 से आधी होगी, पहले पावर लग रही थी 100, तब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, उतना ही तो कम फ़र्क पता चलेगा। तो 25 वाट आंसर आ गया। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो बहुत लंबा चले जाओगे, MCQ से सॉल्व करते रह जाओगे, बाद के क्वेश्चन कैसे करोगे। ये अप्रोच सबसे इजी अप्रोच है और सबसे फास्ट अप्रोच है, देख कर ही पता चल रहा है मेरे को। मैं तो ये भी यूज़ नहीं करता, मैं सीधा यहीं से देखता कि भाई अगर 220 पे 100 वोल्ट है, तो मैंने अगर वोल्टेज को आधी कर दी तो पावर भी कितनी आधी हो जाएगी। यहाँ पर बस ये देखना आपको क्या हो रहा है, ये आधा हो रहा है ना, यहाँ पे अगर आधा हो रहा है तो आधे के स्क्वायर से ही ये कम होगी पावर। बस अगर ये तिगुना कम हो रहा होता तो 1/3 का स्क्वायर हो जाता, यानी कि 1/9 हो जाता। ठीक है, इतना हार्ड आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, वाह क्या क्वेश्चन है। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, वाह सब चीज़ इक्वल है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। वाह पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। चलो क्या पूछ रहा है ये, कह रहा है कि सब चीज़ें सेम है बेटा, मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी इक्वल है, इक्वल डायमीटर है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ से बात पकड़ लेना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे हीट का रेशियो पूछा है सीरीज़ और पैरेलल का। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में मैं लिख दूँ तो सीरीज़ हीट में और हीट में पैरेलल, ये पूछा है आपसे। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, लेकिन एक और भी होता है V²/RT। ठीक है, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये तो करूँगा नहीं क्योंकि आई तो मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं यही वाला यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आसान है, वी भी सेम ही है ना, बस मेरे को रेजिस्टेंस का ही देखना पड़ेगा मामला। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला रख देता हूँ, यहाँ पे रखूँगा V²/R/T, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज़ का आएगा, क्योंकि ये जो हीट है वो सीरीज़ की है। ऐसे ही यहाँ पे रखूँगा R∥T। बोलो सही है। अब आप मेरे को एक खुद ही बात बताओ प्यारी सी, कि V तो सेम ही था, पोटेंशियल तो सेम ही था, कट जाएगा, टेम्परेचर भी सेम ही था, क्या बचा, यहाँ पे बचा RS जो कि नीचे आएगा और ये RP ऊपर जाएगा। बस अब आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम निकाल लेते हैं फटाफट से। कह रहा है 2 वायर थी। ठीक है, चलो 2 वायर थी, ये रही बेटा 2 वायर, एक वायर एडी और एक वायर एडी। अब रेजिस्टेंस मैं अपने मन से मान लेता हूँ, इसका एक मान लिया, इसका भी एक और मान लिया। अगर मैं इनको सीरीज़ में अटैच करता हूँ तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है बताओ, जुड़ जाता है ना, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो RS की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, नीचे रख दी RS की वैल्यू 2। अब मेरे को निकालना है RP कैसे निकालेंगे, R पैरेलल, देखो 1/RP क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन इसे उल्टा भी करना पड़ेगा। जब मैं इसे उल्टा करूँगा तो RP कितना आ जाएगा, 1/2। चलो ठीक है, तो यहाँ पर RP की वैल्यू रख दूंगा 1/2 रख दी, ये तो 2 नीचे आना चाहिए फिर, तो हो जाएगा 1/4। रेशियो कितना आ गया 1:4। बहुत सारे बच्चों का रेशियो उल्टा आता है 4:1, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई यहाँ पर हमें इसका ये वाला फॉर्मूला लगाना है V²/R। बहुत सारे बच्चे ये वाला लगा देते हैं, इसलिए उनका रेशियो ये आता है 4:1, लेकिन आंसर क्या है 1:4, यानी कि C उत्तर हमारा। ठीक है पुत्र, आओ अगले क्वेश्चन पे। वाह क्या क्वेश्चन है, कह रहा है अगर मैं करंट को 100% से बढ़ा दूँ, ठीक है, तो पावर कितनी बढ़ेगी। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले से करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, बच्चे पेपर दे के भी निकल जाएंगे, उनके रिजल्ट भी आ जाएगा, तुम यही क्वेश्चन करते रह जाओगे। मेरा तरीका अपनाना, फटाफट कर लोगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी हमने ऊपर किए 2 क्वेश्चन, एक पावर का V² से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन देखा और एक R का L से देखा, तो मेरे को पता है कि पावर I² पे भी डायरेक्टली ही डिपेंड करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है। ठीक है, कैसे करती है
मैं बता देता हूँ बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो अगर मैं आर को कांस्टेंट कर दूँ तो पावर इस पर डिपेंड कर जाएगी सीधा, है ना। तो बस मैंने वही तो लिखा है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर पहले पावर 100 थी, ये पहले की पावर है, ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, पहले, ठीक है। ये पहले की क्या है, पावर है, पहले की पावर। पहले की पावर को मैंने पी भी मान लिया, तो पी कितना था, 100 था। अब मैं बता रहा हूँ नई पावर कितनी आएगी, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पहले की पावर 100 थी, अब मैंने उसे बढ़ाया भी 100 से, ठीक है। देखो ना क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ़ द करंट थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ठीक है। तो पहले मैंने मान लिया कि पहले जो पावर थी वो 100 थी, ठीक है, और करंट भी कितना था, 100 था। तो अगर करंट पहले 100 था और अब मैंने उसे दोबारा से 100 बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया मैंने टोटल, तो मैंने उसे टोटल बढ़ाया 200। नहीं समझे बेटा, पहले पावर तो 100 ही थी, करंट भी 100 था, ठीक है। करंट मैंने पहले 100 मान लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अब मैंने उसे 100 और बढ़ा दिया। अगर मैं 100 और बढ़ा दूंगा तो करंट कितना हो जाएगा टोटल, अब 200। जैसे पहले तुम्हारे पास 10 रुपये थे, मैंने कहा मैंने 10 रुपये और बढ़ा दिए, तुम्हें 10 रुपये और दे दिए, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 20 रुपये हो जाएंगे ना। तो वही, पहले करंट 100 था, मैंने 100% और बढ़ा दिया करंट को, यानी कि 200 बढ़ा दिया, तो पावर कितनी बढ़ेगी, बस आपको यही निकालना है। तो पावर इसके स्क्वायर से बढ़ेगी ना, मैंने आपको यही तो पढ़ाया ना, तो इसके स्क्वायर से बढ़ेगी, यानी कि 400 बढ़ जाएगी, अब पावर 400 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये न्यू पावर है, यानी कि पी डैश, इसको न्यू भी लिख सकते हो। पहले की कितनी थी पावर, 100, ये लिखा हुआ है ना 100, अब कितनी हो गई पावर, 400। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बताओ हमने कितनी पावर बढ़ाई, कितनी बढ़ाई बताओ, कितनी बढ़ाई बेटा, तुमने 300 बढ़ाई तभी तो 400 हुई। डिफरेंस निकालोगे ना, 400 में से 100 गए 300, ये पूछ रहा है बढ़ाई कितनी, तो 300 बढ़ाई बेटा मैंने। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास पहले 10 रुपये थे, ठीक है, मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए तो तुम्हारे पास 20 रुपये हो गए, ठीक है। मैंने बोला अब तुम्हारे पास 20 रुपये है, पहले 10 रुपये थे, तो मैंने तुम्हें कितने दिए, तो तुम बोलोगे बेटा 10 रुपये दिए, वही वाली बात है। पहले की पावर निकलेगी, फाइनल पावर निकलेगी, तो बढ़ाई कितनी होगी, 300 बढ़ाई होगी ना, तो आंसर कितना आ गया, 300। बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। अभी इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था ना, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो पावर है वो वोल्टेज पे क्या कर रही थी, वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही थी डायरेक्टली। तो वहाँ पर मैंने वोल्टेज को आधा किया था, तो जब मैंने आधा किया था तो पावर भी आधे के स्क्वायर से ही आधी हुई थी। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने करंट को बढ़ाया है, 100 बढ़ाया है, तो अगर मैंने 100 बढ़ाया है तो पावर भी कितनी होगी, 100 के स्क्वायर से बढ़ेगी। देखो दोबारा देख लो एक बार, पावर डिपेंड करती है आई स्क्वायर पे। पहले मैंने आई को माना 100, आई को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो न्यू आई कितना हो गया, आई न्यू हो गया 200, 100 बढ़ा दिया ना तो 200 हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने आई न्यू को, इसमें मेरे को पावर भी न्यू निकालनी है, तो आई न्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो मेरे को आई न्यू रखना पड़ेगा, यानी कि 200। तो पी न्यू कितना आ जाएगा, यानी कि पावर नई कितनी आ जाएगी, 400। पहले पावर कितनी थी, ओल्ड पावर कितनी थी, 100 मानी थी हमने, 100 मानी थी, नई कितनी आई 400, बड़ी कितनी 300 बड़ी, बस हो गया। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। इस अप्रोच से करोगे तभी कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, वरना हिला भी नहीं पाओगे बेटा। इन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि रूह काँप जाएगी तुम्हारी इनको देख के। चलो आओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिटरमाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या डिटरमाइन करती है, शेप बताती है क्या मैग्नेटिक फील्ड की, नहीं। ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। ओनली द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। बोथ डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ, तो डी ऑप्शन सही है। ये डायरेक्शन भी बताती है और उसकी स्ट्रेंथ भी बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होती है, जिसको हम MFL भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, जो कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। चलो अब एक बार हम कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं फटाफट से। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, हम राइट हैंड लेते हैं, ठीक है, और थंब को उस डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट होता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी फिंगर्स कहाँ बेंड हो रही है,
अंदर की तरफ बेंड हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो अगर अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, अगर बाहर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ। ठीक है, देखो क्रॉस से हम दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर जा रही होती है इनवर्ड, और डॉट हम तब लगाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है बाहर। ठीक है, जैसे मान लो एक वायर थी, ठीक है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने थंब को भी इस डायरेक्शन में रखा है, और अब जब मैं अपने हाथ को बेंड करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखेंगी, उनकी मेरे को डायरेक्शन मिल जाएगी, ऐसे ऐसे गोल गोल होगी, ऐसे देखो दिख रही है ना गोल गोल, डायरेक्शन भी दिख जाएगी तुम्हें इसकी। ठीक है, फिर आता है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में कैसी दिखती है मैग्नेटिक फील्ड्स, देखो ये एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा नहीं दिया, एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा दिया है। ऐसा देख के डायग्राम बच्चा समझ ही नहीं पाता, क्योंकि 3D में नहीं है, ये 3D में है, तो आपको समझ में आएगी। मान लो एक लूप है, यानी कि एक चूड़ी है, एक कड़ा है, ऐसा सोच लो, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे गुजरती है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, देखो गोल गोल होती है, यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल में होती है, ऐसे गोल गोल। ठीक है, कैसे पता चला, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा करंट। अब मेरे को बस यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है, अपना राइट हैंड थंब रूल लगाना है। सीधा हाथ लोगे, अंगूठा इस डायरेक्शन में रखोगे, आप देखोगे कि आपकी जो फिंगर्स ऐसे बाहर की तरफ मूव करेंगी, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे घूमेगी, लेकिन इसमें उल्टी घूमेगी, ऐसे, इसमें ऐसे घूम रही है, इसमें ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया है, बड़ा अजीब सा। ठीक है, पेपर में बनाना होगा तो आप यही वाला बनाना। अब यही एक लूप था, ये एक लूप था, अगर मैं ऐसे बहुत सारे लूप बना दूँ तो ये बहुत सारे लूप बन गए, वो उसी एक लूप को मैंने n टाइम्स बढ़ा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं, या फिर कोइलिंग ऑफ लूप कहते हैं। जैसे पानी गर्म करने वाली रॉड में भी ऐसे कोइलिंग होती है कुछ, है ना, और पंखे की मोटर में भी होती है, जहाँ पर भी जितनी भी मोटर वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर ऐसे कोइलिंग होती है। ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ऐसे बनती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ भी होती है और ऐसे बाहर की तरफ भी ऐसी होती है, सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपको पता ही है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, तो नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो उल्टा हाथ लेते हैं, एक थंब होता है, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब जो होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर करंट को। याद रखने का तरीका FBI, FBI, FBI। ठीक है, चलो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट वेरी कंटिन्यूसली, रिड्यूस कंसिडरेबली, इंक्रीज हैवीली और डजंट चेंज। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से, तो सी ऑप्शन है। कह रहे इस फिगर में आपको बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, तो ए से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, अगर आप देख रहे हो तो दिख रहा है, ए से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और बी में जा रही है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में जाती है हमेशा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्थ होगा, इसीलिए यहाँ से निकल के इस बी में जा रही है। तो जो ए है वो नॉर्थ है और जो बी है वो साउथ है। ठीक है, ए जो है इन्होंने साउथ बता दिया, तो ऑप्शन गलत। कह रहे हैं यहाँ पे दोनों, बोथ फेसेस आर नॉर्थ और साउथ पोल, नहीं, दोनों साउथ कैसे हो सकते हैं, दोनों नॉर्थ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, और सी में तो इन्होंने गलत ही बता दिया, इसको साउथ बोल दिया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, डी, नन ऑफ द अबव, कोई सा भी सही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब्ड होती है, कनेक्टिव सर्कल। एक स्ट्रेट वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे गोल गोल होती है ना, बताया था ना, ऐसे गोल गोल बनती है, ऐसे गोल गोल। चलो, तो कनेक्टिव सर्कल होते हैं ऐसे। ठीक है, कह रहा है current carrying conductor placed in magnetic field experience a force, the displacement of the current in the magnetic field can be increased by। कह रहा है कि अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना है, ठीक है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को घटाकर नहीं, घटाओगे तो वो भी घट ही जाएगा ना, करंट को घटाकर नहीं भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड को ही बढ़ाओगे आप तभी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। कह रहा है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, तो बेटा उसका आंसर है कौन सा, अर्थिंग नहीं, यूज़ ऑफ स्टेबलाइजर नहीं, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, फ्यूज़, फ्यूज़ इसका सही आंसर है। ठीक है,
चलो आगे बढ़े, मैं यहाँ पे आंसर टिक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट वंस इन ईच। कह रहा है कितने टाइम में जो इंड्यूस करंट है वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है, तो उसका आंसर है हाफ रिवॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये है इसका आंसर, ऑप्शन सी, याद रखना। हाफ रिवॉल्यूशन में ये जो इंड्यूस करंट है अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही सही दिखाता है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर, नहीं, परपेंडिकुलर कहाँ होती है, स्ट्रेट वायर पे। ये स्ट्रेट वायर होती है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। तो कोसेंट्रिक सर्कल वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। तो यही आंसर आपका सही है, ठीक है। कह रहा है रेनबो में कौन कौन से फिनोमिना होते हैं। रेनबो में पहले रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, स्कैटरिंग होती है, नहीं भाई, क्योंकि स्कैटरिंग तो उसमें होती ही नहीं है रेनबो में। जब स्कैटरिंग ही नहीं होती तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होता इसके अंदर, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ठीक है। क्या बचा अब, या तो होगा ऑप्शन बी या तो सी। देखो रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है, पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन और फिर डिस्पर्जन, यही होता है। कैसे होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो ये एक रेनबो ड्रॉप है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे लाइट आती है, पहले वो रिफ्रैक्ट होती है यानी कि बेंड होती है, फिर वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर जब वो बाहर निकलती है तो डिस्पर्स होती है, ऐसे 7 कलर में टूटती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी है ना, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन, ठीक है। चलो कह रहा है इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज। कह रहा है कि भाई इनमें से कौन से केस में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगा, तो आपको निकालना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो वैसे ये क्वेश्चन फिक्स है, इसका आंसर ए ही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसका आंसर ए ही है, लेकिन फिर भी हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के देखते हैं। देखो जैसे मान लो कि अगर मैं ये वाला रखता हूँ, ठीक है, निकालना कैसे मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, ये होता है, सही है। ये जो वायर है इसका जो एरिया है वो क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, बोलो, क्योंकि जो वायर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। और जो आर होता है, जो आर होता है वो क्या होता है, जो आर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ डी, है ना। जो डी होता है वो रेडियस का दुगना, ये सही तो लिखा है मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, d/2 होता है ना, d/2 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ इसकी जगह मैं d/2 भी रख सकता हूँ, तो आ जाएगा d²/4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, तो रब नहीं होता ये भाई, d²/4, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज़ रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे 4d रखता हूँ, 2l रखता हूँ, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा चेक करते हैं। देखो l की जगह पर मेरे को 2l रखना पड़ेगा, ठीक है। d की जगह पे मेरे को 4d² रखना पड़ेगा, तो 4d²। जब मैं 4d² रखूँगा तो 4 × 4d² रखना पड़ेगा, और नीचे 4 रहेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। 1 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर मेरे पास आएगा, ये आएगा। तो डी ऑप्शन में ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक बार ये रखूँगा और एक बार ये रखूँगा, ठीक है। एक बार मैं d/4 रखूँगा, एक बार मैं 4l रखूँगा। तो एक बार इन सबको जब आप रख के देखोगे, इसी फॉर्मूले में रख के देखना, तो सबसे मिनिमम जो बनेगा वो इस वाले केस में बनेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो मैं आपको ये वाला रख के दिखाता हूँ, सही वाला ऑप्शन, ठीक है। d/2 रखना है ना, d/2 और l/4, देखो रो l/4 रखना है, तो l/4, 4 नीचे आ जाएगा, बोलो, और 1 4 तो इसका ही था, और d की जगह पे मेरे को रखना है d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इस 4 से तो ये 4 कट जाएगा, बोलो, सही है ना। और इसमें से ये जो 4
देखो ये बनेगा ना बेटा, ये रहा ना, ये हो जाएगा डी स्क्वायर और इसका 2 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और वो 4 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 रो एल अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ये इसमें सबसे मिनिमम बन रहा है। ठीक है ना, बाकी सब में ज़्यादा ही बनेगा, आप करके देख लो, इससे पहले वाले में ज़्यादा आया था। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वाला केस यही है। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, तो एक बार आप निकाल कर भी देख सकते हैं। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1500 वॉट। ठीक है, 1500 वॉट की एक इलेक्ट्रिक आयरन है, 200 वोल्टेज है उसकी, और एक फ्लैश लाइट है जिसकी पावर इतनी है और वोल्टेज इतनी है। कह रहा है कि भाई फ्यूज़ जो हम लगाएंगे घर में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कितने का लगेगा। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, दोनों से आप करंट निकाल लो और उस करंट को ऐड कर दो, उतने का ही आपको फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। नहीं समझे? देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, पावर क्या होती है, पावर होती है वी आई। सही है, ठीक है, यहाँ से आई क्या होता है, आई हो जाएगा पी अपॉन वी। सही है, तो इन्होंने दो चीज़ दे रखी है, एक मेरे को दे रखी है आयरन यानी कि प्रेस। ठीक है, तो प्रेस की अगर मैं करंट निकालूँ, कैसे निकालूँगा, आई इज इक्वल्स टू, इसकी पावर रखनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, आयरन की पावर। आयरन की पावर कितनी दे रखी है 1500 और उसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है 200, तो 1500 बटे 200, 1500 बटे 200, काट दो इसको, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 2 ने 15 को काटा, 7.5 एम्पियर। ऐसे मैं फ्लैश लाइट का निकालता हूँ, किसका, फ्लैश का। आई इज इक्वल्स टू इसकी पावर बटे इसकी वोल्टेज। ठीक है ना, तो इसकी पावर कितनी है 500, इसकी वोल्टेज कितनी है 200, तो 2 0 से 2 0 कट गया और 2 ने 5 को काटा, 2.5 आ गया एम्पियर। इन दोनों को जोड़ दो, 7.5 प्लस 2.5 कितना आ गया 10 एम्पियर। तो इतने एम्पियर का आपको फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कौन सा है, बी, सही उत्तर। ठीक है, चलो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 20 ओम। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका 20 ओम जो है रेजिस्टेंस है और 5 एम्पियर करंट है। तो आपको क्या निकालनी है, हीट डेवलप निकालनी है 30 सेकंड में। अरे बेटा कितना आसान है ये तो, हीट डेवलप का फॉर्मूला नहीं पता क्या, एच क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। बोलो, आई कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू में आर, आर कितना है 20, सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। और ये कितना दे रखा है टाइम 30 सेकंड, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15,000 जूल। कौन सा ऑप्शन, बोलो, ए ऑप्शन, ए फॉर अमेरिका। चलो, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव। कह रहे कि भाई जो हमारे डोमेस्टिक यानी कि घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर 15 एम्पियर के करंट की रेटिंग का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारे घर में ऐसी अप्लायंस हैं, ऐसे डिवाइस हैं जो हायर पावर लेते हैं, उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो हाई पावर रेटिंग सच एस गीज़र। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो, अच्छा कह रहे हैं ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, एमीटर कैसे लगता है बेटा बताओ। एमीटर सीरीज़ में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। तो कौन सा उत्तर सही है, उत्तर कौन सा उत्तर सही है, बी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या साइन होते हैं, साइन कन्वेंशंस बतानी है, नहीं बता पाओगे, आसान तो है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो उसका मतलब क्या है, क्या है उसका मतलब, यानी कि जो इमेज बनेगी वो किस साइड बनेगी मिरर के, मिरर ये मिरर है मान लो, ये मिरर है ना, ये मिरर है, इमेज हमेशा इधर बनेगी। इधर बनने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव बनेगी, तो पीछे तो पॉजिटिव आएगा। और कह रहा है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो प्लस प्लस वाला आंसर है यानी कि डी, डी उत्तर सही है मेरे को उत्तर। ठीक है, चलो अगले आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज जीरो। भाई जीरो तो नहीं होती, जीरो कहाँ होती है, जीरो तो किसने पढ़ा दिया, जीरो तुम्हें। डिक्रीजेस भी नहीं होती, इंक्रीजेस भी नहीं होती, सेम रहती है बेटा हर पॉइंट पे, बस खत्म कहानी।
ये वाला देखो, एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है ना, दिस ये है। चलो देखो क्या करना है इसके अंदर, मिनिमम रेटिंग निकालनी है फ्यूज़ की, वही वाला है यार, वैसा ही क्वेश्चन है ये तो, आसान ही है बेटा। फ्यूज़ की रेटिंग निकालनी है, क्या दे रखा है, पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, करंट निकालना है। तो अभी हमने देखा था आई क्या होता है, P/V। वी कितना है 220, और ये कितना है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। काट दो, काटा पीटी करनी है बेटा, इससे ये कट गया। बोलो अब देखो, अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, 22 को 100 से काटना है, हमें अप्रॉक्स में आंसर चाहिए। देखो आप एक काम करो, इसको ना एक पल को आप कितना समझ लो, आप इसको थोड़ा सा कम समझ लो, यानी कि 20 समझ लो। अगर आप इसको 20 समझते तो 20 से ये कट जाता 5 बार में, ठीक है। लेकिन आपने नीचे क्या करी है, संख्या कम करी है, इसका मतलब ऊपर जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा सा कम आएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर 8 था, ठीक है। अभी मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बताओ आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब पहले नीचे बड़ी संख्या से डिवाइड हो रहा था तो आंसर कम आ रहा था, जब कम से डिवाइड हुआ तो ज़्यादा आया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ओरिजिनली तो हम 22 से डिवाइड कर रहे हैं ना, और हमने किया किससे, 20 से। जब हमने 20 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 5 आया। यानी कि जब हम कम संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़्यादा आता है, कम से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़्यादा आता है, और ज़्यादा से करते हैं तो कम आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो 5 नहीं होगा, 5 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो अप्रॉक्स में बताना है, मिनिमम। तो आंसर कौन सा सही है, यही वाला, ठीक है। वैसे आप काट के भी देख सकते हो बेटा, इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आप 100 को 22 से काटोगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4.7 के आसपास आएगा या 5 आएगा। 4.7 या 5 आने का मतलब अप्रॉक्स में कितना, 5 एम्पियर। तो 5 ही इसका आंसर है वैसे, ठीक है ना, क्योंकि हमें मिनिमम बताना था, मिनिमम। तो मिनिमम कितना करंट आ रहा है, 4.7 आ रहा है, और 4.7 तो ऑप्शन में है नहीं, उससे ज़्यादा कौन सा है, 5, तो 5 ही लगाना पड़ेगा, बस ख़त्म। ठीक है, मिनिमम बताना था ना। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन थे बेटा, ये ना ऑप्शंस तो है ही नहीं इसमें, देखो मैं बता देता हूँ आपको, परेशान मत हो। ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। अब समझ गए, ABC समझ लो इनको, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। सही बात है, यूनिफॉर्म होती है। अभी तो किया है क्वेश्चन कि ना ही तो बढ़ती है, ना ही तो जीरो होती है, ना ही तो घटती है, सेम होती है हर पॉइंट पे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड कैन मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन रोड। हाँ सही है, एक सोलेनोइड के अंदर अगर हम एक आयरन रॉड को रखते हैं तो वो भी मैग्नेट बन जाती है, सही बात है। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द सोलेनोइड इज रिवर्स। सही बात है, ये सोलेनोइड जो होता है इसके अंदर जो है पोल्स बदल सकते हैं, ये नॉर्थ भी बन सकता है, साउथ, फिर ये साउथ बन सकता है, ये नॉर्थ, अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदल दे तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन किस में, सी में। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो सोलेनोइड होता है और जो बार मैग्नेट होती है उसका जो पैटर्न होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। नहीं भाई, सेम ही होता है, बार मैग्नेट ही सोलेनोइड होती है एक तरीके से। सोलेनोइड इज इक्वल्स टू अ बार मैग्नेट, सेम एक्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारी छाती के ऊपर पैके मार रहे हैं बेटा, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। ये देखो, ये वायर है, इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम्हें बताना है क्या, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ। कह रहा है नॉर्थ से साउथ में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस पॉइंट पर होगी, अबव द वायर या बिलो द वायर। देखो राइट हैंड रूल लगाओ, आप थंब इस तरफ करो, ठीक है। जब आप थंब इस तरफ करोगे तो आपकी जो फिंगर है वो अंदर की तरफ रोटेट होंगी, हो रही है, अंदर की तरफ रोटेट होने का मतलब फिंगर्स आपकी यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ जा रही है ना, यानी कि बिलो द वायर, बिलो द वायर में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, खत्म बात। ये रहा, ये पी है और ये क्यू है। अच्छा आपको ऑर्डर पता है ना कि लाइट कैसे स्प्लिट होती है, विब ग्योर, ठीक है। यानी कि ये रेड और ये वॉयलेट, ठीक है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम स्कैटर होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। सबसे नीचे वॉयलेट आता है, यानी कि
जो P है वो V है और जो Q है वो रेड है। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम स्कैटर होता है तो सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? वॉयलेट और रेड वाला। वॉयलेट और रेड वाला कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, ऐसे ही तो होता है प्रिज्म में, ऊपर रेड होती है और नीचे वॉयलेट होता है, बीच में बनता है विबग्योर वाला पैटर्न। ठीक है, और वैसे तुम देख रहे हो जो स्लाइड्स हैं वो वाइट हो गई हैं। वाइट स्लाइड होने का मतलब है कि क्वेश्चन का जो लेवल है अब वो अप हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा जो जितने भी ब्लैक स्लाइड्स में आपने क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली इजी हैं, और जो वाइट स्लाइड में आ रहे हैं क्वेश्चन ये थोड़े से PYQs भी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है ना, ये मतलब था स्लाइड के कलर का चेंज होने का। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक पॉजिट्रॉन है, उसकी डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिट्रॉन। पहली बात तो ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो हमें पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब है? करंट की डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज से, मेरी बात सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होता तो करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में बनता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी किस डायरेक्शन में बनेगा? इसी डायरेक्शन में तो बनेगा। तो करंट की डायरेक्शन भी बेटा यही है, समझ गए? अब मेरी बात सुनो, ये रही करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट फ्लो करता है, और अपोजिट डायरेक्शन में बनता है जब नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, इस तरफ क्या है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी। अब आप लगाओ फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपको करंट वाली फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर यहाँ रखनी पड़ेगी, बोलो ऐसे। ठीक है, और ये वाली फिंगर आपको यहाँ रखनी पड़ेगी। तो जब आप ऐसे करोगे तो थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा, बोलो। जैसे ही थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इनटू द पेज। बस सी ऑप्शन सही है। देख लो एक बार क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्लेमिंग का आप लेफ्ट हैंड रूल यानी कि उल्टा हाथ यूज़ करना। FBI होता है, आपको पता ही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये रहा करंट और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वाला देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसमें आपको बताना है कि ये जो XY जो रॉड है ये वाली, ये जो है, और एक ये लूप है, एक हमको स्ट्रेट वायर दे रखी है या रॉड दे रखी है और एक हमें लूप दे रखा है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या होगा अगर हम इनमें से करंट फ्लो कराएं। तो ये स्टेशनरी पे रहेगा, या फिर ये AB की तरफ मूव कर जाएगा, या AB से दूर मूव कर जाएगा, या फिर ये घूमने लगेगा। तो देखो बेटा, समझना मेरी बात को, अगर जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, और ये भी सेम डायरेक्शन में करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बनेगी। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या? कि एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसका मतलब जो XY है वो क्या हो जाएगा? दूर चले जाएगा, यानी कि अवे चले जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है पुत्र? मूव अवे फ्रॉम द साइड AB, यानी कि ऑप्शन C सही है। देख लो एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन C सही है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सबका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस निकालना, और सबका रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको ये बताना है कि कौन से वाले में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 ओम। ठीक है, तो ये आप निकालना एक बार। पैरेलल में तो आपको पता ही है ना कैसे ऐड करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये तीनों है, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, पैरेलल में करोगे तो कितना आएगा? 3/3। 3/3 काटोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसमें तो 1 आ गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन में तो A आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन वाला ही होगा। इसमें सेकंड नहीं है, इसमें सेकंड नहीं है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब देखो मैं काम करता हूँ, मैं तीसरे को चेक कर लेता हूँ ना। अगर तीसरे वाले में 1 आ गया तो इसका मतलब D ऑप्शन होगा, और नहीं आया तो इसका मतलब C ऑप्शन होगा। तो तीसरे वाले को चेक कर लो। ये दोनों किस में? सीरीज़ में। ये दोनों किस में? सीरीज़ में। तो इनको करोगे तो 6 आएगा, इसको करोगे तो 6 आएगा, और ये आपस में कैसे? पैरेलल है। तो कर लो इनको, 1/6 1/6। ठीक है, कितना आ गया? 2/6। 2/6 का मतलब 1/3, उल्टा करोगे 3। इसका मतलब ये तो नहीं है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? C ऑप्शन ठीक है। सिंपल, आसान था। ऐसे उड़ाने हैं बेटा तुम्हें धुएं में। ठीक है, चलो ये वाला देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये तीनों की तीनों किस में है, ये तीनों की तीनों सीरीज़ में है। नहीं, कुछ बच्चों को लगता है कि ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है। बेटा ये भी इससे पैरेलल, ये भी इससे पैरेलल, ये कैसे हो जाएगा, है ना। तो किसी बच्चों को लगता है कि इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग कंसेप्ट बनाते हैं बच्चे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये तीनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है ना। पैरेलल में होने का मतलब ऐसे, तीनों पैरेलल में ऐसे, या तो आप ऐसे बना दो या तो ऐसे बना दो, एक ही बात होती है, ठीक है। मतलब एक वायर कॉमन है ना, देखो ना, एक वायर इनमें कॉमन है, ये वही बना रखा है बेटा, बस तुम्हें कंफ्यूज कर रखा है। तो अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो कैसे ऐड करते हैं, 1/2, 1/3, 1/6। एलसीएम कितना आएगा बोलो, एलसीएम आएगा 6, ऊपर कितना आएगा 3 + 2 + 1 कितना आएगा 6/6। 6/6 का मतलब एक को उल्टा करोगे तो भी एक ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आप उत्तर, ऑप्शन डी, यानी कि 1 ओम, ठीक है। उड़ा दिया इसको भी धुएं में, इंपॉर्टेंट था, पैरेलल वाला केस था ये, ठीक है। पावर की यूनिट बतानी है, पावर की यूनिट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI, वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की क्या होती है, एम्पियर। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया हमको, तो बताओ, वोल्ट एम्पियर। चलो आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है और ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ग्राफ से, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो ये आर होता है ना, ये स्लोप होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर R1 दे रखा है, फिर R2, फिर R3। तो सबसे बड़ा कौन होगा, R1 होगा ना, R1 बड़ा होगा, फिर R2 और फिर R3। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया। बराबर तो हो ही नहीं सकते, R3 ज़्यादा हो ही नहीं सकता, सबसे नीचे है, ठीक है ना। स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, डायरेक्टली होता है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लाइन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, बिल्कुल बनाती है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो मैग्नेटिक फील्ड, तो यही इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऐसा कहाँ होता है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, नहीं। बल्कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होती है, MFL जो होती हैं, वो क्या होती हैं, वो पैरेलल ही होती हैं बेटा, वो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इस एक पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ एक ही समय पर दो जगह नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, और यही ऑप्शन हमारा सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट यही है, जीरो थोड़ी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल है तो, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ये ऐसे प्रिज्म है, ठीक है। एक नैरो बीम लाइट है, इंसिडेंट होती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। स्काई का कलर बताना है आपको, किस में होगा, ऐसे। तो लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे स्कैटर हो जाएगी, आपको पता ही है, ठीक है। इसमें तो देखो ऐसे एंगल पे गिर रही है, ठीक है। ये ऐसे भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं जा पाएगी ऐसे तो बेटा, इसमें भी नहीं जा पाएगी। यही वाला ऑप्शन है, यही हमने पढ़ा है ना प्रिज्म में। प्रिज्म में ऐसे ही लाइट पड़ती है ना सीधी, तभी तो सीधी होती है और फिर वो टेढ़ी होकर मुड़। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि लास्ट बेंच पे बैठा है, ठीक है। वो ब्लैक बोर्ड के लेटर्स तो रीड कर पा रहा है, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए लेटर्स रीड नहीं कर पा रहा। इसका मतलब उसे दूर का दिख रहा है और पास का नहीं दिख रहा है। तो अगर उसे पास का नहीं दिख रहा तो उसे कौन सी बीमारी है, सबसे पहले तो ये बताओ। तो हाइपरमेट्रोपिया है उसको, है ना, हाइपरमेट्रोपिया है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा दूर खिसक जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया है ना उसकी वैल्यू अपॉन में है, देखो। वैसे जो रेजिस्टेंस देता है वो कैसे देता है, वो 5 ओम दे देगा, 2 ओम दे देगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस है वो इन्होंने बटे में दे रखा है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो बस आपको ये क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या है, आपसे मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है, ठीक है। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है, अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है तो आप इसको सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बटे में दिया है तो चलो देखो, अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ता हूँ तो 1/5 + 1/5 + 1/5
प्लस 1/5 प्लस 1/5। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना था, ठीक है। तो कितना आया 5/5, 5/5 को काट दिया, कितना आ गया 1 ओम। कौन सा उत्तर सही है बताओ, डी उत्तर, ठीक है ना, डी यानी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, ठीक है। अच्छा, अगर इसी केस में इन्होंने मिनिमम पूछा होता तो मिनिमम वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, वो आया भी हुआ है पेपर में, ठीक है। तो मिनिमम पूछेगा तो आप किस में लगा दोगे बताओ, तो आप पैरेलल में लगा दोगे, ठीक है। तो मैं आपको मिनिमम का भी बता देता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम के लिए क्या करना है आपको, इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगा देना। और अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो आप क्या करोगे, 1/5 करोगे ना। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखोगे 1 और ये लिखोगे आप 1/5, तो ये ऊपर ही चले जाएगा। तो मैं इसको 5 ही लिख देता हूँ सीधा। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया, ये हो गया 25। लेकिन निकालना तो मुझे आरपी है, तो आरपी कितना आएगा, उल्टा कर दूंगा, 1/2500। तो आया ना मिनिमम, मिनिमम ही तो हो गया, यानी कि एक के आपको 25 भाग करने हैं, तो ये मिनिमम है, ठीक है। और मैक्सिमम का आंसर कितना आया था, मैक्सिमम में हमने सीरीज में लगाया था, जिसका आंसर आया था 1 ओम। और ये पैरेलल का केस, ठीक है, यानी कि मिनिमम वाला। तो मिनिमम में हमेशा आपको पैरेलल में लगाना है, मैक्सिमम में आपको हमेशा सीरीज में लगाना है। मैक्सिमम कितना आया 1 और मिनिमम कितना आया 1/25। कौन सा उत्तर सही था, 1 वाला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इसमें से, एक बार देख लो फिगर, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो ये वाला तो गलत है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये तो गलत है क्योंकि इसमें दो, ये जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। और ये क्या होता है, ये तो कुछ है ही नहीं, जुड़ा ही नहीं हुआ ना ये तो बीच में से, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सेम तरीके से लगे हुए हैं। और आपको पता है कि ये जो सेल होता है इसमें ये बड़ी वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, तो ऐसे ही जुड़ना चाहिए ना, बड़ा छोटा फिर बड़ा छोटा फिर बड़ा छोटा, इस तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपरली कनेक्टेड कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है हमेशा, और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में होता है। तो पहले तो ये देखो कहाँ पे सीरीज में है और कहाँ पे पैरेलल में। यहाँ तो एमीटर पैरेलल में है तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों के दोनों ही सीरीज में लगा दिए, वोल्ट मीटर सीरीज में कभी होता ही नहीं है, तो ये तो गलत है। कौन सा ऑप्शन बता, या तो ये या तो ये। अब देखते हैं कौन सा ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एमीटर का प्लस बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव से। यहाँ पे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव नेगेटिव से, तो यही वाला सही है, ठीक है। जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव से करना है, नेगेटिव का नेगेटिव से करना है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड किस में था, बी में था, बी यानी कि बॉम्बे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आपको हीट प्रोड्यूस निकालनी है, ठीक है ना। ये तीनों केसेस में आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ना ये वाला जो ऑप्शन है ना इसको ठीक कर लो। यहाँ पे मिनिमम नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। बस तो देखते हैं, करते हैं इसको फटाफट से। देखो आप बस मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2, यहाँ पे कितना आएगा टोटल, फटाफट से बताओ। यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में आएगा 1/2 1/2, यानी कि 2/2, 2/2 का मतलब 1। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस 1 आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं फटाफट से। हीट का फॉर्मूला आपको पता है ना, एक ये भी होता है V²/R/T, बस यही लगाएंगे। पहले वाले केस के लिए हीट कितनी आएगी, V कितना है 12, तो 12 × 12 बटे रेजिस्टेंस कितना था 2 था पहले वाले केस में। T दे नहीं रखा, ये देखो ना, ये 2 दे रखा था ना तो 2 ही रख दिया। T दे नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देते, इसको इससे काट दिया। काटना तो सबसे आसान काम है बेटा, काटो इसको। 76T आएगा, ठीक है। 76T आने का मतलब क्या है, किसकी वैल्यू कितनी है 76T। अब ऐसे दूसरे वाले का निकाल लो, दूसरे वाले में 4 से डिवाइड होगा नीचे, ठीक है। तो
वी स्क्वायर यानी कि 12 × 12/4 × t। इसको इससे काट दोगे कितना आ जाएगा 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 36t। तो आपको दिख रहा है कि पहले वाले केस में तो मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है बी। वैसे आप इसका भी निकाल के चेक कर सकते हो, इस वाले उसका भी, इसका और कम आएगा, इसका 12 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर बटे 1 आएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, लेकिन इसमें आ सकता है ज़्यादा। चलो देखते हैं, थर्ड वाला केस हमें निकालना पड़ेगा एक बार, मेरे को लग रहा है ये वाला फिर वैसा हो जाएगा। चलो एक बार तीसरा भी निकाल के देखते हैं। तीसरे का कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो 12 × 12/1t, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है बेटा, सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है, ठीक है, थर्ड वाले केस में। तो ऑप्शन कौन सा सही है फिर, डी ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब फिर ये ऑप्शन सही दे रखा था, चलो कोई नहीं, क्योंकि तीसरे वाले केस में जो फॉर्मूले से हीट निकल रही है वो ज़्यादा निकल रही है, 144 निकल रही है, ठीक है। यही फार्मूला मैंने सब में लगाया है, यही वाला जो एक फार्मूला है इसी को मैंने तीनों केसेस में लगा दिया है। तो तीसरे वाले केस में जो हीट है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। ट्राई कर लेना एक बार खुद से, तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। चलो देखो, इसका क्वेश्चन वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। अब निकला कैसे मैं वो बताता हूँ। देखो करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है 16 सेकंड, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आपको आई पता है क्या होता है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, और जो चार्ज होता है इसको मैं लिख सकता हूँ NE/T, ठीक है। N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ही होता है, तो इसको मैं NQ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो NQ भी लिख देता हूँ मैं इसको, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ जिससे कि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसे NQ/T, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था बेटा, आपको निकालना था ये N, तो N को मैंने यहीं रखा, बाकी सारी टर्म को उधर ले गया। अब जो वैल्यूज़ दे रखी थी वो पुट कर देता हूँ। करंट मेरे को 1 दे रखा था, टाइम मेरे को 16 सेकंड दे रखे थे, और जो Q यानी कि इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये आपको याद रखनी है वैल्यू, यही होती है, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाऊंगा तो 10 आएगा नीचे, वो 10 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 हट गया, ये 10 ऊपर पहुँच गया, तो ये तो 16 बन गया, 16 से 16 कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, बचा 10/10⁻19। ये ऊपर चले जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो 10 × 10⁻+19, और 1 10 ये रहा और 10 की पावर 19 ये रही, तो दोनों को मिला दो, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। इसकी पावर 1 है ना, तो पावर ऐड हो जाती है ना जब बेस सेम होता है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यही तो मैंने आपको बताया, ठीक है। 10 की पावर 20 इसका आंसर है, ठीक है। ईजी था, बस फॉर्मूला याद रखना इसके अंदर कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। और ई की वैल्यू भी याद रखना, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बस ये वैल्यू रखी है हमने यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जो एमीटर है वो कौन से केस में करंट को मैक्सिमम मेजर करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो बेटा पहले तो आप ये चेक करो कि एमीटर सही लगा है, हाँ जी इस वाले केस में तो सही लगा है, ये नेगेटिव सही लगा है, यहाँ पे भी सही लगा है, ये नेगेटिव, और यहाँ पे भी सही लगा है, नेगेटिव, और सीरीज में ही लगा है। इसका मतलब सारे के सारे केसेस में जो एमीटर है वो करंट को सेम ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अब में आर ही है, आर ही दे रखा है, एमीटर में पोजीशन भी सही लगी हुई है, बैटरी भी सेम ही है वोल्टेज की, तो फिर जो करंट भी रिकॉर्ड होगा वो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो कौन से केस में होगा ये, डी केस में, ठीक है। कॉनकेव में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स में भी हो सकता है, और मिरर में भी हो सकता है, लेंस में भी हो सकता है, तो सभी आ जाते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका सबसे सही और अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। चलो, अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स दैट हर हेड बिगर। वो एक
मतलब एक मैजिक मिरर के आगे खड़ा है एक बच्चा, ठीक है ना, उसको दिखता है कि भाई उसका जो सर है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, सर बहुत बड़ा दिख रहा है, मिडल पोर्शन उसका जो है सेम साइज़ का है, और जो लेग्स हैं वो बहुत छोटी है ऐसे। तो इस तरीके की उसको अपनी इमेज दिख रही है, तो वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन है, बताओ। तो बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप मेरे को बताओ। देखो बड़ी इमेज दिखती है आपको कॉनकेव में हमेशा, सेम साइज़ की दिखती है प्लेन मिरर में, और कॉन्वेक्स में छोटी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कॉनकेव में बड़ा दिखता है, प्लेन मिरर में सेम साइज़ का, और कॉन्वेक्स में छोटा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बताओ? ऑप्शन सी, सी यानी कलकत्ता। चलो इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है मेरे पुत्र। ये थी इमेज, एक ऐसे जा रही है फोकस से, ठीक है, एक रे तो पैरेलल हो जाती है, आपको नहीं पता क्या? देखो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसे पैरेलल है तो फोकस पे मिलती है ना? अगर ऐसे जा रही है तो फोकस पे मिलेगी, तो अगर ऐसे जा रही है तो पैरेलल नहीं हो जाएगी, तो अगर ऐसे जा रही है तो पैरेलल नहीं हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। इतना आसान था, ए यानी आसाम, ठीक है। चलो इसमें बताओ, ये भी आसान है, ऐसे है, जब पैरेलल होती है तो फोकस पे काटती है, फोकस पे काटेगी लेकिन सेंटर पे नहीं काटेगी। फोकस में कहाँ पे काट रही है? इसमें तो काट ही नहीं रही फोकस पे, इसमें तो पैरेलल ही हो गई, इसमें तो सेंटर पे काट रही है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? डी। डी सही भी है, देखो फोकस पे काट रही है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो बच्चों वाले। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो कौन से मिरर के लिए ट्रू है? प्लेन मिरर के लिए सही होता है, प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए भी होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी होता है ना। तो ये तीनों के लिए होता है ना। और डी ऑप्शन क्या है? सभी मिरर के लिए। तो डी ऑप्शन सबसे सही है क्योंकि तीनों के लिए है। अब मैं तीनों थोड़ी चूज कर सकता हूँ, ऑप्शन तो एक ही चूज करना है, तो डी वाला सबसे सही उत्तर है। इसने क्योंकि बोला है कि सारे मिरर के लिए ट्रू है, शेप कैसी भी हो। हाँ बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। फिर आपको बताना है कौन सा सही है। ये नहीं पता क्या आपको? जब लाइट ऐसे जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है ऐसे, और फिर वो बाहर की तरफ दोबारा से बेंड होती है। तो इसमें तो ये सीधी जा रही है और ये सीधी चली गई, तो ये तो ऑप्शन गलत तो हो गया। ये सीधी गई और फिर मुड़ी, ये तो गलत ही हो गया, इसमें मुड़ी नहीं अंदर। इसमें ऐसे तो मुड़ी है लेकिन फिर बाहर निकलते हुए सीधी निकली है, ये भी गलत। तो ये वाला ऑप्शन सही मैच कर रहा है फिगर से भी, देखो तो बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है चलो, कह रहे टॉल बिल्डिंग है ऐसे, उस पूरी टॉल बिल्डिंग को मुझे एक मिरर में देखना है, तो मेरे को कौन सा मिरर यूज़ करना पड़ेगा? कॉनकेव? नहीं बेटा, कॉनकेव में तो बड़ी इमेज दिखती है ना। कॉनकेव ऐसा होता है, वो फोकस करता है, फोकस करने के लिए यूज़ होता है। कॉन्वेक्स यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में जो रेंज होती है वो वाइड होती है। देखो कॉन्वेक्स ऐसा होता है ना, तो इसकी रेंज जो है वो वाइड है, यानी कि हम पूरा जो जो भी आगे सामने मेरे को चीज़ दिख रही है, जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसका पूरा व्यू कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका एक पॉइंट लिख लेना, कॉन्वेक्स मिरर की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर वाला। ठीक है, कह रहे हैं कि रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर है और उसमें जो सन से रेज आती है वो 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होती है, यानी कि ये फोकस है 15 सेंटीमीटर पे। तो सेंटर कहाँ पर होगा? 30 पर होगा, डबल हो जाता है ना। तो कह रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए कि हमें जो है इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल मिले। तो ये केस मैंने आपको बताया था ना इस वीडियो की स्टार्टिंग में, कि जब हम सेंटर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो सेंटर पर ही इमेज बनती है और सेम साइज़ की बनती है। तो बस यही लिखना था। तो कहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को, आप बताओ? मेरे को रखना पड़ेगा इसको 30 सेंटीमीटर पर, तो 15 सेंटीमीटर पर नहीं, 30 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन सही है। इसने लिखा मोर देन 30, तो ये हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है बिटवीन 15 एंड 30, नहीं ये भी नहीं है, इसके बीच में थोड़ी रखना है, इसी के ऊपर रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको सेम साइज की मिलेगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। कह रहा है जो आपकी गाड़ी होती है उसके साइड में जो शीशे लगे होते हैं उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेस देन 1 होता है, इज मोर देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है? इक्वल टू 1 तो नहीं होता, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन 1 हो गया इसका मतलब वो क्या है? वो प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसका साइज सेम ही होता है। तो ये तो नहीं है लेस देन 1, क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं, जो गाड़ियों के साइड में जो मिरर यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स यानी कि रेंज ज़्यादा, अभी बताया था ना। और रेंज ज़्यादा का मतलब मैग्निफिकेशन -1।
ठीक है, मतलब एक से तो कम ही होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन 1 होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेस देन 1, ये ज़्यादा सही है। कॉनकेव का 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी इमेज दिखती है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, तो चलो बताते हैं। देखो, पहली बात तो माइनस से प्लस उत्तर आ ही नहीं सकता, माइनस से प्लस उत्तर आ ही नहीं सकता, तो ये दो तो गलत ही हो गए, ठीक है ना। तो ये दोनों बचे अब मेरे पास, ये कह रहा है कॉनकेव मिरर और ये यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि कॉन्वेक्स की जो पावर होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। देखो मैंने इसको सॉल्व तक नहीं किया, यही तरीके तो आपको मेरे से सीखने हैं। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला है ना पावर का, 1/f, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर पावर निकलेगी, फिर मैच करेंगे सारे ऑप्शन से। मैंने तो वो किया ही नहीं, बस मैंने तो अपने अंदाजे से देख लिया, बेसिक कॉमन सेंस लगाकर, ठीक है, कि भाई जो कॉनकेव मिरर होता है इसकी तो सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉजिटिव दे रखी हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, और बाकी दो तो मैंने काट ही दिए थे, क्योंकि नेगेटिव्स और ये पॉजिटिव तो कभी आएगा ही नहीं भाई, पॉजिटिव है ना, समझ रहे हो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो पॉजिटिव आंसर कभी आएगा ही नहीं। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। चलो देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है। कह रहा है कि भाई जो लाइट है वो बेंड हो गई है, ठीक है, ऐसे थी ऐसे हो गई, यहाँ से जा रही है यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी का वो ए से क्या है, कम है, बराबर है, ज़ीरो है, नहीं बड़ा है, ठीक है, इसीलिए वो लाइट जो है बेंड हो गई। आसान था। कह रहा है भाई ऐसे एक शेप है, लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे ही निकल रही है, सीधी निकल रही है, तो यहाँ पर क्या रखा होगा बीच में, यहाँ पे रखा होगा प्लेन मिरर। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई लेंस रखता या कोई मिरर रखता, मान लो अगर मैंने कॉनकेव रखा होता तो लाइट ऐसे कन्वर्ज हो जाती, और अगर मैंने कॉन्वेक्स रखा होता तो लाइट डाइवर्ज हो जाती, लेकिन लाइट सीधी निकल गई। इसका मतलब मैंने कौन सा यहाँ पे रखा होगा, प्लेन मिरर रखा होगा या ग्लास स्लैब रखा होगा, ठीक है। मिरर रखता तो भी रिफ्लेक्ट हो जाती, तो लेंस तो नहीं रखा, प्रिज्म भी नहीं रखा, क्योंकि प्रिज्म जो होता है वो लाइट को स्प्लिट कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, तो लाइट टूट भी नहीं रही यहाँ पे, तो सीधा ही निकल रही है, यानी कि ग्लास स्लैब ही रखा होगा नॉर्मली, ठीक है। नहीं समझे, समझ गए ना भाई। अगर मैंने कोई लेंस रखा होता तो लाइट कन्वर्ज होती या तो डाइवर्ज होती, कुछ तो होती, तो कुछ तो हो ही नहीं रही, ये तो सीधी निकल गई। और प्रिज्म होता तो लाइट क्या होती है, डिस्पर्स होती, ऐसे टूटती, टूट भी नहीं रही, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन बचा। ये देखो ये आ गया ना, लाइट ऐसे जा रही है और अब ऐसे कन्वर्ज हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो फैल रही है, फैल नहीं रही बेटा, वो कन्वर्ज हो रही है। कैसे, देखो यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग भी दे रखी है, ये 10वीं नंबर की जो रे है वो यहाँ पर बन रही है, ये रही, दिख रहा है आपको, 10 नंबर ये रहा, यानी कि ऐसे गई थी और ऐसे हो गई कन्वर्ज, 10 नंबर की रे, और 1 नंबर की ऐसे हो गई। इसका मतलब कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या हमने यूज़ किया होगा, प्रिज्म, नहीं, प्रिज्म तो स्प्लिट करता है। ग्लास स्लैब नहीं, ग्लास स्लैब तो ऊपर वाले केस में था, सीधा ही निकल जाता है। अब लेंस देखना है आपको, जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन बचा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये भी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना, कि जो कॉन्वेक्स होता है ऐसे वो क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है ना, ऐसे पीछे ले जाते हैं तो पीछे मिलती है लाइट, कन्वर्ज कर दिया इसने, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये बी आएगा बेटा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे, हम ए की फॉर्मूला लगाएंगे साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे देखना आई क्या है और आर क्या है। देखो
लाइट ऐसे थी, ऐसे मुड़ गई, ऐसे थी, ऐसे मुड़ गई, ठीक है। और ये रहा मीडियम का सेपरेशन। तो जो एंगल है हम कौन सा वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं और ये वाला देखते हैं, इसका तो कोई काम ही नहीं है बेटा। तो 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो आई की वैल्यू है 30 डिग्री और आर कितना है 45, तो बस यहाँ पे रख दिया साइन 30 अपॉन साइन 45। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी होती है 1/√2। मेरे को लग रहा है कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। यहाँ ये गलत हो गया ना, नॉर्मल के साथ लेते हैं ना एंगल, तो ये नॉर्मल है ना और लाइट ऐसे मुड़ी है, तो नॉर्मल के साथ वाला एंगल लेते हैं हमेशा, ये वाला एंगल होगा। तो आई की वैल्यू है 60 और आर की वैल्यू है 45, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लो बेटा, जो एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ वाला लेते हैं ना, तो नॉर्मल तो ऐसी बनेगी। 60 की वैल्यू होती है साइन 60 की √3/2, साइन 45 की होती है 1/√2, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 1/√3/2 और ऊपर चले जाएगा √2। इस √2 से इसको काट दूंगा तो यहाँ पे √2 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया, √3/√2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बेटा। जो एंगल होता है वो हमेशा कौन सा लेते हैं, नॉर्मल के साथ वाला लेते हैं। देखो जैसे मान लो लाइट ऐसे पड़ी एक मिरर के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल बनाते हैं, तो एंगल नॉर्मल के साथ वाला लेते हैं ना हमेशा, तो बस इसमें नॉर्मल जो है वो सीधा ही तो बनेगा, ठीक है। बैटरी भी ख़त्म हो रही है, चलो अगला देखो फटाफट से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट, ठीक है। तो कौन सा बना सकता है पैरेलल बीम लाइट की, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, कौन सा बना सकता है बताओ। तो इसका आंसर है, ये तो नहीं होगा इतना मेरे को पता है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉनकेव है और यहाँ पे भी कॉनकेव है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ कॉन्वेक्स है और यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, और यहाँ पे क्या है कॉनकेव और यहाँ पे कॉन्वेक्स, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। कॉनकेव मिरर पैरेलल बीम बना सकता है लाइट की, और कॉन्वेक्स लेंस भी। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें फॉर्मूला लगेगा वैसे 1/f का, ठीक है ना, वो लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है। छोड़ने का मतलब आपको करना है, ये मैं नहीं करूँगा ये। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल, कह रहा है कि जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कब बढ़ती है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नहीं, जब रिलैक्स करते हैं और लेंस जो होता है थिकर हो जाता है नहीं, जब रिलैक्स करते हैं और लेंस भी पतला हो जाता है तभी जो है फोकल लेंथ हमारी आइज की बढ़ती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। व्हेन लाइट एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, बाहर के सरफेस पे ही सारा का सारा रिफ्रैक्शन हो जाता है। कह रहे कि भाई जो सन में जो रेडिशनेस दिखती है सनराइज के और सनसेट के दौरान, वो किसकी वजह से होती है, स्कैटरिंग की वजह से होती है। शायद मैंने ऐसा करवाया था। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। डेंजर साइन में रेड कलर हम क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि जो रेड कलर है वो कम स्कैटर्ड होता है ना, बताया था ना, तो इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाय स्मोक और फॉग। तो बस यहीं तक क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं केमिस्ट्री के सारे टॉप नॉच एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं बढ़िया लेवल होगा एकदम, ठीक है। तो इन सभी को प्रिपेयर कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में।